हाय गाइस, नमो बुद्धाय जय भीम। मैं हूं रोशन बौद्ध और आप देख रहे हैं मूल भारती वीडियोस। मूल भारती वीडियोस में आपका स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के बारे में। बाबा साहब की जयंती के बारे में चर्चा करने का उद्देश्य ये है कि बाबा साहब की इस बार की जो जयंती है वो आ गई है चुनावी आचार संहिता के बीच में। इसलिए चुनावी आचार संहिता के दौरान हम बाबा साहब की जयंती को शांतिपूर्वक हर्षोल्लास के साथ कैसे मनाएं, यह एक बड़ा प्रश्न प्रत्येक अम्बेडकरवादी के सामने खड़ा है। जो लोग बाबा साहब की जयंती का आयोजन नियमित तौर पर करते हैं अथवा जो बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को आयोजित करना चाहते हैं या जो चाहते हैं कि हर गांव-गांव में बड़े बड़े स्तर पर बाबा साहब की जयंतियाँ मनाई जाएं, उन सभी के लिए ये चुनाव आचार संहिता एक प्रश्न बन करके खड़ी है। साथियों, इसी प्रश्न का समाधान पाने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो आपको, अगर आपके इस समस्या का हल प्रदान करने में सफल हो तो निश्चित तौर पर आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और दूसरे लोगों को भी रास्ता मिल पाए इसके लिए वीडियो को शेयर करिएगा तथा इसी प्रकार के तमाम वीडियो नियमित तौर से आपको देखने के लिए मिलते रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, तो फिर आइए जानते हैं कि बाबा साहब की जयंती चुनाव आचार संहिता के दौरान हम लोग कैसे मना सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि ये जो आचार संहिता है ये क्या होती है, आचार संहिता के नियम किस प्रकार के होते हैं, ये चुनाव आयोग किस तरह से काम करता है, ये सारी बातें हमें थोड़ा सा समझना होगा। तो अगर हम बात करें चुनाव आचार संहिता की, तो चुनाव आचार संहिता का जो नियम है, जो नियमावली है इसकी, यह पूरी तरह से सरकारी आदेश नहीं होता है। ये सरकारी आदेश नहीं होता है क्योंकि चुनाव आयोग स्वयं एक सरकारी संस्था नहीं है। चुनाव आयोग एक अर्ध सरकारी संस्था है। इसलिए चुनाव आयोग के द्वारा जो जारी किए गए नियम होते हैं, जो चुनावी आचार संहिता के दौरान लागू होते हैं, वो सारे के नियम जो है पूरी तरह से सरकारी नियम नहीं होते हैं, वह चुनाव आयोग के नियम होते हैं, उसे ही आचार संहिता कहते हैं। तो साथियों, ये जो चुनाव आचार संहिता है ये लागू होती है सबसे पहले वर्तमान सरकार पर। वर्तमान सरकार पर क्यों लागू होती है? क्योंकि जो सरकार होती है उसी को चयन करने की प्रक्रिया चुनाव है। और चयन क्यों होता है? क्योंकि सरकार अपने कार्यकाल को लगभग पूरा कर चुकी होती है। सरकार अपने कार्यकाल को लगभग पूरा कर चुकी होती है, सरकार के चयन की प्रक्रिया होती है। इसीलिए जो है सरकार अपने पूरे आधिपत्य को लगभग समाप्त कर चुकी होती है। और जब चुनाव की घोषणा होती है उसी समय से देश में चुनाव आचार संहिता लागू होती है और धारा 144 अपने आप लागू हो जाती है। और जब तक चुनावी प्रक्रिया देश में रहती है तब तक चुनाव आचार संहिता भी चलती है, धारा 144 भी चलती है। और जब धारा 144 अथवा चुनाव आचार संहिता को समाप्त करना होता है तो इसकी भी विधिवत घोषणा की जाती है। देश में जितने भी प्रतिनिधित्व वाले पद हैं उन सबका चयन करने के लिए चुनाव किया जाता है और ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। इस चुनाव आयोग की स्थापना की बात करें तो ये जो है 25 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था। और चुनावी आचार संहिता का जो सिस्टम है ये पूरी तरह से संविधान में विस्तृत तौर पर इसका वर्णन नहीं है। यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है ये, जो कि एक चुनाव आयुक्त थे माननीय एन शेषन साहब, उनके द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके बाद जो है ये चुनावी प्रक्रिया जो है देश में एक संवैधानिक तौर पर ही लागू होती है, लेकिन चूँकि चुनाव आयोग पूरी तरह से सरकारी संस्था नहीं है इसलिए पूरी तरह से संवैधानिक संस्था ना होने के नाते यह इसके नियमों को संविधान में विस्तृत तौर पर वर्णित नहीं किया गया है। तो अब आप जानिए कि चुनावी जो
आचार संहिता है वह सबसे पहले सरकार पर लागू होती है। उसके बाद ये जो चुनाव आचार संहिता जो लागू होती है वो लागू होती है देश के सभी राजनीतिक दलों के ऊपर। जितने भी चुनाव लड़ने वाले दल हैं उन पर चुनाव आचार संहिता लागू होती है। उसके बाद चुनाव आचार संहिता लागू होती है उन दलों के तमाम प्रतिनिधियों के ऊपर, प्रत्याशियों के ऊपर, उम्मीदवारों के ऊपर। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले होते हैं, जो प्रत्याशी के रूप में उतरने वाले होते हैं, उन सब पर भी चुनाव आचार संहिता का कानून कड़ाई से लागू होता है। उसके बाद चुनाव आचार संहिता जो चुनाव प्रचार में काम करने वाले प्रचारक होते हैं, वह किसी भी पार्टी के हों, अस्थायी हों, अस्थायी हों, वैतनिक हो, अवैतनिक हों, चाहे जैसे भी हों, उन सब कार्यकर्ताओं के ऊपर भी चुनाव आचार संहिता लागू होती है। और अंत में होती है आम जनता के ऊपर। आम जनता के ऊपर चुनाव आचार संहिता हालांकि लागू नहीं होनी चाहिए और व्यक्तिगत तौर पर किसी व्यक्ति पर लागू भी नहीं होती है, लेकिन आम जनता पर यह चुनाव आचार संहिता कैसे लागू होती है इसको थोड़ा समझना होगा। आम व्यक्ति जब खास बनने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर चुनाव आचार संहिता लागू होती है। यानी आप समानता के दायरे से जब बाहर आते हैं तब प्रशासन का ध्यान आप पर आकर्षित होता है और चुनाव आचार संहिता के जो नियम हैं वो आप पर लागू हो जाते हैं। जब एक सामान्य व्यक्ति 2-4 लोगों से अधिक की संख्या में एक जगह इकट्ठा होता है तो उसमें जो है माहौल खराब होने की या शांति भंग होने की पूरी गुंजाइश बनती है। इसीलिए एक सामान्य व्यक्ति पर भी धारा 144 लागू होती है। आप धारा 144 के लागू होने के बाद आप क्या नहीं कर सकते हैं? आप किसी भी तरह का कोई भी सामान जो अवैध कहा जाता है, अनुचित कहा जाता है या चुनावी माहौल को ख़राब करने वाला संभावित हो सकता है, इस तरह का कोई भी सामान लेकर के आप आना जाना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कोई भी हथियार है, वो लाइसेंसी है, तो उसे आपको जमा करवा लिया जाता है आपसे। उसके साथ ही साथ आप किसी भी तरह का सामाजिक कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, बिना प्रशासनिक अनुमति के बिल्कुल नहीं कर सकते। ये चुनावी आचार संहिता के दौरान इस तरह की सावधानियां प्रत्येक व्यक्ति को बरतनी होती है। और चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन क्यों मजबूत हो जाता है? क्योंकि वह सरकार के अधीन नहीं रहता है। सरकार का आधिपत्य प्रशासन के ऊपर से हट जाता है और प्रशासन के ऊपर चुनाव आयोग का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। प्रशासन चुनाव आयोग के लिए काम करता है। चुनाव आयोग के जो नियम हैं उसको फॉलो कराने के लिए प्रशासन जिम्मेदार होता है। इसीलिए प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि देश में कहीं भी अशांति का माहौल बनने की संभावना है तो प्रशासन वहां पहुंचे और उस माहौल को ठीक करने का प्रयास करे। तो साथियों, मैंने जैसा कि बताया कि आप किसी भी तरह का सामाजिक कार्यक्रम बिना प्रशासनिक अनुमति के नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में हम बाबा साहब की जयंती को इस चुनावी आचार संहिता के मध्य में कैसे मना सकते हैं? साथियों, इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। आप निश्चित तौर पर बेफिक्र होकर के बाबा साहब की जयंती का आयोजन करिए और कुछ सावधानियों के साथ आप बाबा साहब की जयंती को बड़े ही भव्य तरीके से और शांतिपूर्वक तरीके से मना सकते हैं। उसके लिए आपको सावधानी क्या बरतनी है? आप जानते हैं कि हम सब बाबा साहब के वंशज हैं। बाबा साहब हमारे आदर्श हैं। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी ये बनती है
कि हम बाबा साहब की जो गरिमा है, बाबा साहब का जो सम्मान है, बाबा साहब का जो रुतबा है, उस पर जरा भी कहीं से आँच ना आने दें। तो जयंती मनाते समय क्योंकि हम बाबा साहब की जयंती मनाएंगे और बाबा साहब ने ही संविधान को बनाया है, बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान का ही कानून इस देश में चल रहा है, उसी का पालन करना करवाना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जिस संविधान को बाबा साहब ने बनाया, जिस कानून को बाबा साहब ने स्थापित किया, उस कानून का कहीं से भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और ख़ास करके बाबा साहब की जयंती के दौरान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और बाबा साहब की जयंती के दौरान हमें यह भी ध्यान रखना है कि चुनाव आचार संहिता के जो नियम हैं, उनके किसी भी नियम का कहीं से भी कोई उल्लंघन बाबा साहब के अनुयायियों के द्वारा नहीं होना चाहिए। और बाबा साहब की जयंती के अवसर पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, जो हमारी खुशी है, जो हमारा उत्साह है, उसमें भी कोई रोड़ा न पड़ने पाए। इसलिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि बाबा साहब की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, बाबा साहब के सम्मान को ध्यान में रखते हुए, बाबा साहब के संविधान का सम्मान करते हुए, बाबा साहब के बनाए गए कानूनों का पालन करते हुए हमें बाबा साहब की जयंती को मनाना है। यह पूरी तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखिए, अगर आप बाबा साहब की बात को मानते हैं, बाबा साहब के लिए, बाबा साहब को सम्मान देने के लिए बाबा साहब को समर्पित कार्यक्रम करते हैं, तो आप कैसे करेंगे ये कार्यक्रम? आपके कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी? आपके कार्यक्रम में बाबा साहब को सम्मान देने की बात होनी चाहिए। बाबा साहब के सम्मान पर जरा भी आँच नहीं आनी चाहिए, ऐसी पूरी कोशिश आपको करनी चाहिए। तो जब आप इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करेंगे कि बाबा साहब की मर्यादा को बढ़ाया जा सके, बाबा साहब के सम्मान को बढ़ाया जा सके, तो उसमें अशांति नाम की कोई चीज़ शामिल हो ही नहीं सकती। उसमें हुड़दंग नाम की कोई चीज़ शामिल हो ही नहीं सकती। उसमें वैमनस्यता शामिल हो ही नहीं सकती। उसमें दंगा फसाद की कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती। अगर आप सच मायने में बाबा साहब को समर्पित, बाबा साहब के नाम पर बाबा साहब की गरिमा बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम करते हैं तो। अब आप बाबा साहब की जयंती मनाएंगे तो माहौल खुशी का है, उनके जन्मदिन का अवसर है, खुशी का माहौल है। ये खुशी आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन उस खुशी का ये मतलब नहीं है कि आप 2-4 डीजे लगा लें और जुनून वाले गाने बजा लीजिए, उसमें नीले रंग का खूब पोती पाता कर लीजिए, आप बड़े बड़े झंडे लेकर के फहराइए और दिन भर चिल्लाइए। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। होना चाहिए, समान तौर पर जुनून है उसका भी प्रदर्शन होना चाहिए, मगर बड़े पैमाने पर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? आप बाबा साहब को समर्पित कार्यक्रम को करने के लिए आप बाबा साहब को समझने का प्रयास करिए। बाबा साहब को आप कलम का सिपाही कहते हैं। बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। बाबा साहब पूरी दुनिया में सबसे विद्वान व्यक्तियों में से एक हैं। पूरी दुनिया में सबसे विद्वान व्यक्ति का जन्मदिन मनाया जाएगा, उस आदमी का जो कलम का सिपाही है, जिसने अपने जीवन में संघर्ष भले ही किया, सबसे ज़्यादा किया, मगर किसी भी तरह की कोई दुर्घटना उनके संघर्षों में शामिल नहीं है, उनकी तरफ से बिल्कुल नहीं। और उनका यही मोमेंट है, उनका यही मिशन है। आप संघर्षों के साथ अपने अधिकार को पाने का प्रयास करिए, संघर्षों के साथ बाबा साहब के मिशन को पूरा करने का प्रयास करिए। लेकिन वो संघर्ष क्या है? लड़ाई झगड़ा वाला संघर्ष बाबा साहब करने के लिए नहीं कहते हैं। बाबा साहब ने जिस तरह का संघर्ष किया था, उस तरह से आप संघर्ष करिए। और उस संघर्ष को करने के लिए आपको सबसे पहले बाबा साहब को समझना होगा, बाबा साहब को जानना होगा, बाबा साहब को पढ़ना होगा,
बाबा साहब के विचारों से परिचित होना होगा, बाबा साहब के मिशन को ठीक से समझना होगा। उसके बाद आप सही मायने में बाबा साहब की जयंती को ठीक ढंग से मना पाएंगे। जयंती के दौरान बाबा साहब के विचारों पर चर्चा होनी चाहिए, बाबा साहब के कृतित्व पर चर्चा होनी चाहिए, बाबा साहब के व्यक्तित्व पर चर्चा होनी चाहिए, बाबा साहब के जीवन संघर्ष पर चर्चा होनी चाहिए, बाबा साहब ने आपके लिए क्या क्या कैसे कैसे हक अधिकार दिया उस पर चर्चा होनी चाहिए। और सबसे लास्ट में सारे कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए बाबा साहब के प्रति आपका दायित्व क्या बनता है, बाबा साहब के मिशन के लिए आप कितने जिम्मेदार हैं, आप कर क्या रहे हैं, आप क्या करने वाले हैं, या फिर आपने अब तक किया क्या है, इन सारी बातों की भी समीक्षा बाबा साहब के कार्यक्रम में होनी चाहिए। अगर इस तरह से कार्यक्रम आप करते हैं, इन सारी बातों का समावेश कार्यक्रम में करते हैं, तो इस कार्यक्रम में जो चुनाव आचार संहिता है वह आपके लिए कतई रोड़ा नहीं बन सकती। बस ध्यान इतना आपको देना है कि इस आयोजन से पहले आपको एक सरकारी परमिशन जरूर बनवा लेना है। आप एक सरकारी परमिशन बनवाइए और शांति के साथ बाबा साहब के विचारों पर आधारित एक कार्यक्रम आयोजित करिए और हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट करिए। इसमें कहीं से भी चुनावी आचार संहिता आपको रोकने वाली नहीं है। चुनावी आचार संहिता आपको तब रोकेगी जब आप बाबा साहब के विचारों का उल्लंघन करेंगे, जब आप संविधान का उल्लंघन करेंगे, जब आप चुनाव आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन करेंगे, जब आप शांतिपूर्ण माहौल को भंग करने का प्रयास करेंगे, तब चुनाव आचार संहिता आप पर लागू होती है। और ये सब आप नहीं करते हैं, केवल बाबा साहब की जयंती मनाते हैं और बाबा साहब के वसूलों के साथ मनाते हैं, तो चुनाव आचार संहिता आपको कतई रोकने का कोई प्रयास नहीं कर सकती। आपके साथ एक परमिशन होगा, प्रशासन आपके साथ खड़ा होगा। आपकी वजह से बाबा साहब का मान सम्मान जरा भी धूमिल नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए आप जयंती मनाइए। कोई ये ना कहने पाए कि ये अंबेडकर वाले हैं, ये जय भीम वाले हैं, देखिए कितनी घटिया हरकत कर रहे हैं। ये बाबा साहब की मर्यादा को शोभा नहीं देता है। इसलिए बाबा साहब की जयंती बाबा साहब के जो वजूद है उनका, उसको ध्यान में रखते हुए करना है। और बाबा साहब की जयंती को बाबा साहब को समझते हुए अगर आप मनाएंगे साथियों, तो मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी कानून हो, कोई भी देश में धारा 144 लागू हो, कोई भी व्यवस्था हो, किसी की भी सरकार हो, आपको बाबा साहब की जयंती मनाने से रोक नहीं सकती है। तो मैं समझता हूँ कि आप इन सारी बातों को समझ रहे होंगे और इन सब बातों को समझते हुए आपको बाबा साहब की जयंती कैसे मनाना है, आप इस बात का ध्यान कर पाएंगे, समझ पाए होंगे। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है कि बाबा साहब की जयंती कैसे मनाना है, तो आप बाबा साहब की जयंती मनाइए और कोशिश करिए कि आपके इस जयंती कार्यक्रम से बाबा साहब की गरिमा पर 4 चांद लगने चाहिए, बाबा साहब के सम्मान पर 4 चांद लगने चाहिए, बाबा साहब की गरिमा बढ़नी चाहिए, बाबा साहब का सम्मान बढ़ना चाहिए। लोग गर्व से ये कहें कि इस तरह के कार्यक्रम बाबा साहब के नाम पर ही हो सकते हैं, बाबा साहब के लोग ही कर सकते हैं। बाबा साहब के कार्यक्रम की वजह से देश की और देश के बहुजन समाज की गरिमा बढ़ सकती है। जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देखें आपके, वो सबके मन में यही आपके कार्यक्रम के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न हो, किसी के अंदर हीनता की भावना ना उत्पन्न हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप जयंती को मनाइए। साथियों, अगर इस तरह का ध्यान आप रखते हैं तो आप ही सोच कर देखिए कि क्या कोई नियम है जो आपको रोक सकता है। और फिर बाबा साहब के लिए जिसने इस देश का कानून स्थापित किया हो, इस देश का कानून बनाया हो और उन्हीं कानूनों का आप पालन कर रहे हो, तो कानूनों का पालन करने में क्या दिक्कत है। दिक्कत तब होती है जब कानून का उल्लंघन होता है।
कानून का पालन करने में कोई परेशानी नहीं है। बस इसमें दिक्कत ये थी कि अधिक से अधिक लोगों को एक साथ धारा 144 के अंतर्गत जमा होने की अनुमति नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है कि कार्यक्रम में जब अधिक लोग इकट्ठा होते हैं तो सबकी विचारधारा एक जैसी नहीं होती है, और विचारधारा जब असमान होती है, कई तरह की होती है, तो विचारों के टकराव से माहौल के शांति भंग होने की संभावना बढ़ जाती है। और जब शांति भंग होने की संभावना बढ़ेगी तो प्रशासन आप पर एक्टिव होगा और आप परेशानी में आ सकते हैं। इसीलिए परमिशन की ज़रूरत होती है। आप वो परमिशन बनवाइए। उसके बावजूद भी आप ये ध्यान में रखिए कि आप बाबा साहब के वंशज हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानने वाले व्यक्ति हैं, बाबा साहब को आप आदर्श मान करके कार्यक्रम कर रहे हैं, और उस कार्यक्रम में बाबा साहब के नाम पर किसी भी तरह की असंवैधानिक गतिविधि नहीं हो सकती। इस तरह के संकल्प के साथ आप कार्यक्रम को करिए। हाँ, एक बात और ध्यान दिलाने वाली है कि ये चुनावी माहौल का कार्यक्रम रहेगा। जब आप मंच लगाएंगे तो आपके आसपास का जो भी प्रत्याशी हैं, जो भी नेता लोग हैं, वो आपके मंच पर आने का प्रयास कर सकते हैं, करेंगे। जब वो आपके कार्यक्रम में आपके मंच पर आने का प्रयास करें तो आ सकते हैं, उनका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो कार्यक्रम है, जो आपका मंच है, वह बाबा साहब के नाम पर समर्पित है। बाबा साहब से जुड़ी हुई बातें वहाँ होनी चाहिए, बाबा साहब के समाज से जुड़ी हुई बातें होनी चाहिए, मगर चुनाव को हारने, हराने, जिताने की बात नहीं होनी चाहिए। वो आपका जो क्षेत्रीय नेता है वह बाबा साहब के लिए कितना समर्पित है, बाबा साहब के मिशन को पूरा करने में क्या योगदान दे रहा है, बाबा साहब के समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है, उन सारी बातों पर चर्चा करें। लेकिन वो खुले तौर पर यह ना कहे कि आप मुझे वोट दीजिए, आप उनको वोट मत दीजिए, आप उनको हराइए, आप उनको जिताइए। इस तरह की बात आपके मंच पर नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह की कोई लोभ, कोई लालच वो प्रत्याशी वहाँ बैठे हुए लोगों को ना देने पाए, यह आपको ध्यान रखना होगा। बस और कोई विशेष बात नहीं है। इन्हीं सामान्य बातों के साथ आप बाबा साहब की जयंती को मना सकते हैं। बस ध्यान में यही कुछ बातें आपको रखनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा साहब की जयंती है, बाबा साहब के स्तर पर मनाने का प्रयास करिए, बाबा साहब के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए मनाने का प्रयास करिए। और आप बाबा साहब के प्रति कितने सजग हैं, बाबा साहब के कितने सच्चे अनुयायी हैं, यह प्रदर्शित करते हुए बाबा साहब की जयंती को मनाने का प्रयास करिए। पूरा प्रशासन आपके साथ है, कोई आचार संहिता का नियम आप पर नहीं लागू होता है। जब आप नियमों का उल्लंघन करेंगे, संविधान का उल्लंघन करेंगे, तो आचार संहिता आप पर लागू होगी। अगर संविधान का पालन आप करते हैं, संविधान के नियमों का पालन आप करते हैं, आचार संहिता के नियमों का पालन आप करते हैं, तो कोई भी व्यवस्था हो, हर व्यवस्था आपके साथ है। कोई भी प्रशासन के लोग या कानून आपका विरोध नहीं करेगा। साथियों, मैं समझता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, और इस बात को समझते हुए आप जयंती मनाने का हर्षोल्लास के साथ पूरे बड़े पैमाने पर जयंती का आयोजन करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप हंसी खुशी बाबा साहब की जयंती मनाइए। चुनाव आचार संहिता का प्रभाव आप पर नहीं होने वाला है। बस आप अम्बेडकरवादी बन करके बाबा साहब के नाम, बाबा साहब के लिए इस कार्यक्रम को पूरी तरह से करेंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए आप जयंती मनाएंगे। बस आज के लिए मैं चाहूँगा कि आप इतने से सारी बातें समझ गए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे और कुछ जानना चाहेंगे तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम।